वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है यूपीपीएससी आयोग के द्वारा उनको कवर अप कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, 3 सब्जेक्ट के वीडियो इस समय चैनल पर आ रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं यूपीपीएससी आयोग के द्वारा, उन सभी को यहाँ पर कवर अप करेंगे भूगोल के, ठीक है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही शामिल रहेगी। सो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेगा, कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं, पूरा टॉपिक खत्म होगा उसके साथ में ही जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। सो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब कौन सी है जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? वो पुनपुन नदी है, अजय है, जलांगी नदी है या फिर जोंक। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि जोंक रिवर। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिन की बात कर रहे हैं, गंगा बेसिन एग्जैक्टली। सो अब गंगा बेसिन को अगर हम यहाँ पर अलग अलग करें दोनों शब्दों को, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिन की। तो क्या आपको पता है बेसिन एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले तो यही चीज़ पता होनी चाहिए। सो पृथ्वी की अगर हम सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर एक अवसाद बनना या फिर एक डिप बनना, डिप मतलब इस तरीके का कुछ, ये एक डिप बन गया, ये नॉर्मल सतह है, ठीक है, पृथ्वी की, यहाँ पर एक डिप बन गया। अब ये जो डिप बना है यही आपका क्या है? बेसिन है। अब ये मतलब गोलाकार भी हो सकता है, ये अंडाकार भी हो सकता है, अलग अलग इसकी शेप हो सकती है। नॉर्मली ये टब की साइज में होता है, जो आपके घरों में आप देखते हो टब, उसकी शेप का ये होता है। बहुत सारे साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, तब जाके ये डिप क्रिएट होते हैं। अब ये जो अर्थ है उसकी जो इंटीरियर फोर्स है उसकी वजह से भी डेवलप हो सकते हैं और जो एक्सटीरियर फोर्सेस हैं उसकी वजह से भी डेवलप हो सकते हैं। बात करें बेसिन की तो ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका जो रिवर बेसिन है, जिसके बारे में हम लोग अभी इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। दूसरा जो टाइप है इसका वो है आपका स्ट्रक्चरल बेसिन, यानी कि संरचनात्मक बेसिन। और तीसरा जो इसके अंदर होता है वो है आपकी महासागर बेसिन। तो 3 तरीके के बेसिन होते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करें? यहाँ पर हम बात करें नदी बेसिन की, ठीक है। अब नदी बेसिन का मतलब क्या हो गया कि एक जो नदी है उसके द्वारा क्रिएट होने वाला बेसिन, वो नदी भी होगी, उसके साथ में उसकी जो इतनी सहायक नदियाँ होंगी वो उन सबके लिए एक ड्रेन्ड क्षेत्र का काम करेगा, मतलब अपवहित क्षेत्र का ये पूरा काम करेगा। जैसे सपोज मानो एक आप यहाँ पर इमेज मतलब बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर रिवर इस तरीके से कोई रिवर इधर आ रही है, कोई इधर आ रही है, कोई इधर आ रही है, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर इस तरीके से रिवर बह रही है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा क्या बन जाएगा? एक रिवर बेसिन बन जाएगा, जिसमें एक रिवर रहेगी, उसकी जितनी सहायक रिवर रहेंगी वो सबको यहाँ पर इंक्लूड करता हुआ चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक रिवर बेसिन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग कई सारे वाटरशेड होते हैं। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया हमारा वाटरशेड। तो वाटरशेड का मतलब क्या है? वाटरशेड क्या है? जैसे आप ये देख रहे हो कि ये एक मेन रिवर है, उसकी यहाँ पर ये सहायक रिवर है। अब ये जो सहायक रिवर है इनकी भी यहाँ पर कुछ धाराएं होंगी जो इनसे आकर जुड़ रही होंगी। अब वाटरशेड क्या है? वाटरशेड जो वो लैंड एरिया होता है जो कि बारिश और जो अगर स्नोफॉल हो रहा है तो उनको धाराओं और नदियों में बहा कर लेके जाता है।
मतलब जो बारिश हुई और जो स्नोफॉल हुई उससे जो पानी डेवलप हुआ उसको धाराओं और नदियों में लेके जाने वाला जो पूरा एरिया होता है वो क्या होता है आपका वाटरशेड। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि चलो अभी तो हमने बेसिन के बारे में बात करा, तो बेसिन में भी तो यही था कि मेन रिवर थी, उसके साथ में कई सारी आपकी सहायक रिवर थी और वो पूरा एरिया जिसके अंदर ये सब चीज़ है वो हमारा बेसिन कहला रहा है। अब वाटरशेड में ही मैंने आपको यही बताया कि एक जो सहायक रिवर है, अब वो जो है जितनी भी यहाँ पर रेनफॉल हुई और जो भी यहाँ पर स्नोफॉल हुआ वो सबके पानी को बहाकर वो आगे किसी नदी में या फिर किसी बड़ी धारा में लेके जा रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो आपके वाटरशेड होते हैं वो कई सारे वाटरशेड मिलकर क्या बनाते हैं, एक बेसिन क्रिएट करते हैं। तो वाटरशेड क्या है, बेसिन का ही एक स्मॉल वर्जन है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि बेसिन क्या होता है। वाटरशेड से रिलेटेड क्वेश्चन तो इसी बार आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। सो यहाँ पर आंसर बहरहाल हमारा क्या रहेगा, जोंक रिवर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिए, फिर अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। एक तो रामगंगा हो गई, यमुना हो गई, इसके अलावा गोमती है, ठीक है, घग्गर है, गंडक है, महानंदा है, ब्रह्मपुत्रा है, मेघना है, ठीक है। तो ये सारी नदियां हैं। इसके अलावा सोन है, फाल्गु है और अजय रिवर है, दामोदर है, रूपनारायण, बहुत सारी रिवर हैं। तो इन सारी रिवर्स को आप एग्जैक्टली याद रखिएगा। एटलीस्ट गंगा रिवर सिस्टम तो ज़रूर याद रखिए और यमुना रिवर सिस्टम, ये दो तो आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जो मेन नदियां हैं वो हैं उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारतवर्ष में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये कौन सी है, ठीक है, यानी कि सलाइन वाटर की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। अब ये चिल्का है, सांबर है, लोनार है या फिर वूलर है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि चिल्का रिवर। कहाँ पर लोकेटेड है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें अच्छा ये भी बताइएगा सांभर लेक और लोनार लेक ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी तो हमने बात करी खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, बट मीठे पानी की ये कौन सी है। तो मीठे पानी की है आपकी कौन सी, वूलर लेक। अब ये जो वूलर लेक है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपकी जम्मू और कश्मीर में और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। अगर जम्मू कश्मीर की ही मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में और जो इम्पोर्टेंट झील हैं, जो लेक हैं, वो है आपकी मानसबल। इस लेक को आप याद रखिएगा। मानसबल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसको ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील है। इसके अलावा डल लेक के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, कभी अगर आप गए होंगे जम्मू कश्मीर तो आपने श्रीनगर में डल लेक पे तो वो करा ही होगा, जो हाउस बोटिंग होती है। तो ये श्रीनगर में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मानसर झील या फिर मानसर लेक ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 लेक आपको याद रखनी है किसके बारे में, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वूलर है, मानसबल झील है, डल झील है, मानसर झील है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ये बताओगे कि चिल्का, सांभर और लोनार ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन से स्टेट में, और इन झीलों की कौन कौन सी स्पेशलिटी है, क्या एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा जाता है इनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है स्थानीय पवनों के बारे में। एक तरफ आपको ये पवनों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ है स्थान। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो कि सुमेलित नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें लेवेश की, तो ये स्पेन में बहने वाली एक स्थानीय पवन है, सही बात है। इसके बाद ब्रिक फिल्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ब्लैक रोलर की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली एक लोकल विंड है, ये भी सही है। बट अगर हम बात करें शामल की तो शामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, कहाँ पर बहती है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि शामल जो ये लोकल विंड है ये कौन सी कंट्री में बहने वाली है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको भी यहाँ पर आप जान लीजिए। अगर हम बात करें किसकी, नॉर्दर्न की, शामल के बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। नॉर्दर्न की बात करें तो ये आपका यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। इसके अलावा आपका बिलीबाब, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। बिलीबाब की बात करें तो ये आपकी अलास्का में बहने वाली एक लोकल विंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेम्पेरो की तो पेम्पेरो ये आपकी कहाँ पर बहती है, अर्जेंटीना में, ठीक है। इसके अलावा एक बुरान के बारे में याद रखिएगा। बुरान की बात करें तो ये कहाँ पर, रशिया में बहने वाली लोकल विंड है। और ये चारों की चारों कैसी हैं, आपकी कोल्ड विंड्स हैं, कोल्ड, ठीक है। तो नॉर्दर्न हो गई जो कि आपके यूएसए में बहती है। बिलीबॉब की बात करें अलास्का में, पेम्पेरो की बात करें अर्जेंटीना में, और बुरान की बात करें तो रशिया में। और सभी की सब कैसी हैं आपकी
कोल्ड लोकल विंड्स हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा, अगर हम बात करें लेवेश की, ब्रिकफिल्डर की, ब्लैक रोलर की और शामल की, तो ये किस तरीके की हैं? ये कोल्ड विंड्स हैं या फिर ये आपकी हॉट विंड्स हैं? किस तरीके की हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो कि सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, जो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नैरोबी, ये यहाँ पर कैसा है आपका, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें, भोपाल में लोकेटेड है, सही बात है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये यहाँ पर बांदा में दिया हुआ है, बट ये बांदा में नहीं है। यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चूज करना था कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की, ये आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान की, तो ये बांदा में नहीं है, कहाँ पर है ये आपका, झांसी में। ठीक है, झांसी में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? अब ये रेत का रेगिस्तान है, धान की खेती की भूमि है, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है, या फिर ये आपका प्रेरी भूमि या फिर समशीतोष्ण है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी जो सनरेज होंगी। यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। चलिए, ये तो बात सही हो गई, ये आंसर हो गया। एक आपने टर्म पढ़ी होगी एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एल्बिडो का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम बात करें ताज़ा बर्फ़ की, तो ताज़ा बर्फ़ को अगर यहाँ पर ढक दिया जाए डस्ट से, धूल से, तब उसका जो रिफ्लेक्शन का रेट होगा सनरेज को, वो बढ़ेगा या घटेगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, या फिर सुरिनसर मानसर झील? तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सुरिनसर मानसर झील की, तो ये लोकेटेड नहीं है उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर हम बात करें सूर सरोवर की, तो सूर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लोकेटेड है? सोचिए, टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो 10 में से अगर हम बात करें सूर सरोवर की, तो ये कहाँ पर है आपका, आगरा में है, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका कीठम झील। इसके अलावा अगर हम बात करें समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है आपका, रायबरेली में। इनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा। सरसई नवर झील की बात करें तो ये कहाँ की है आपकी, इटावा की। अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन से ईयर में इनको जो है रामसर साइट घोषित करा गया, तो 2019 में करा गया आपका सरसई नवर को। जबकि हम बात करें समसपुर की, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी आपका 2019 में ही घोषित करा गया एक रामसर साइट के रूप में। सूर सरोवर या फिर कीठम झील की बात करें तो इसको करा गया था आपका 2020 में। क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक जो है वो विषम है। विषम है इन सेंस कि आपको 4 यहाँ पर ये दे दिए जाएंगे रामसर साइट जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा विषम कौन सा है, तो उसमें आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि भैया ये कौन से ईयर में इनको घोषित करा गया था। सो कोई एक यहाँ पर आपको अलग ईयर का दे रखा होगा, बाकी सारे सेम ईयर के। इन टोटल कितने हैं रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है? पहले कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, बट अभी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? यह 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, या फिर 30 जनवरी? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 16 सितंबर। ओजोन लेयर की, मतलब ओजोन की अगर हम बात करें, ये तो विश्व ओजोन दिवस की बात हो गई कि चलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है, बट अगर हम एग्जैक्टली ओजोन की बात करें तो ये आपका 2 लेयर में पाया जाता है। एक तो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर और दूसरा है आपका टोपोस्फेयर। अब जो टोपोस्फेयर में पाया जाता है वो होता है आपका कैसा? हानिकारक, और उसको बोला जाता है बैड ओजोन। क्यों बोला जाता है बैड ओजोन? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, इसमें जो पाया जाता है इसको बोला जाता है गुड ओजोन। क्यों बोला जाता है गुड ओजोन? क्योंकि ये हमें शील्ड करता है, हमारी पूरी पृथ्वी को ये बचाता है पराबैंगनी किरणों से जो कि सूर्य की तरफ से आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और नीचे जो है कूट दिया हुआ है, आपको इसको यहाँ पर मैच कराना है। इन दोनों में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है कि आपको
एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण जो है और इनके जो हेडक्वार्टर है इससे रिलेटेड है ये। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, तेल और जो आपका प्राकृतिक गैस आयोग है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में ही लोकेटेड है, यानी कि पहले वाले से ये मैच करेगा। इसके बाद खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात करें, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करें तो नागपुर में है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। अब ये लातविया है, घाना है, कैमरून है, या फिर ये आइवरी कोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। अब ये लातविया है, कैमरून है, घाना है, या फिर आइवरी कोस्ट। सो अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी, कोको की, तो कोको क्या है, कोको बीन्स जो होती है ये कोको के पेड़ पर ये उगती हैं, और इनका यूज़ किस में होता है, चॉकलेट बनाने में। और जो आपका स्किन है और जो आपके बाल हैं इनको मॉइस्चराइज़र के रूप में जो है इसका यूज़ होता है, खाना पकाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मेन बात ये होती है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो इसमें आपका एक तो है आपका कोटे डी आइवर, इसका याद रखिएगा, कोटे डी आइवर, ठीक है, या फिर आइवरी कोस्ट, ये इसका एक मेन जो उत्पादक कंट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैमरून है, डोमिनिक रिपब्लिक है, इक्वाडोर है, कैमरून है, घाना है। तो ये सारे के सारे मतलब ये तीनों तो हो गए आपके क्या, इसके उत्पादक। बट अगर हम लातविया की बात करेंगे तो ये नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा। उसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया कि इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब ये जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, या फिर सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली, या फिर बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, कौन सा है जो अलग अलग द्वीपों से बना हुआ है इंडोनेशिया। अगर आप बात करोगे इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप है, तकरीबन 17,000 से ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बनने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। इतने ज़्यादा द्वीपों से मिलकर ये कंट्री बना हुआ है, और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में लोकेटेड एक इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट जो हैं उनके बीच में फैला हुआ पूरा देश है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला ये कंट्री है, सबसे ज़्यादा चाइना की, अब तो खैर हमने ओवरकम कर लिया है। बट अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें 2011 के डेटा से रिलेटेड पूछा जाएगा तो उस टाइम पर भाई हिंदुस्तान जो है वो सेकंड नंबर पर ही था। बट आज हम हिंदुस्तान मतलब जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाली कंट्री है। बट इंडिया मतलब चाइना, इंडिया, उसके बाद थर्ड कंट्री कौन सी है बताइएगा, फोर्थ कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन की सिनेरियो में बात करेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं की है, इसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है। अच्छा चलो ये सारी बात तो हो गई। बट यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई इसके जो द्वीप हैं उनका अगर हमें सही क्रम बताना हो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे सबसे पहले पड़ेगा आपका सुमात्रा। सबसे पहले क्या पड़ेगा, सुमात्रा पड़ेगा। तो जैसे ही आपको ये चीज़ पता है तो आपके दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली चले गए, बाहर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जावा, ये वाली बात सही है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो आपको याद रखना है सबसे पहले आएगा बाली, उसके बाद आएगा आपका लोम्बोक, ठीक है, बाली और उसके बाद लोम्बोक। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पर जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेन टारगेट रहेगा हमारा PCS 2024 सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आ चुके हैं एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। सो डू नॉट वरी, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बट इनिशियल स्टेज से जुड़िए और हर एक वीडियो को देखिए। कोई भी बात आप कहना चाहें कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आइए अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।